एफएसटी 15 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। जो पहला क्वेश्चन है 91, इसको देखिए। ये रिस्पिरेशन इन प्लांट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें कुछ चीज़ें बीच बीच में छोड़ी गई हैं, उसी को आपको फिलअप करना है। मैं बात करता हूँ, पूरा डायग्राम बनाता हूँ, फिर वहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा इसका ऑप्शन। पहला देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज, जब आप राइस लेते हैं, चावल, तो फिर वो डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज मिलता है। फिर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन के वॉल से ब्लड में जाता है। फिर ब्लड उसको बॉडी के हर एक सेल्स में लेके जाते हैं। जब वो सेल में ग्लूकोज जाता है तो उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। पहले सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है। जब ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस होता है, मैं जी लिख के छोड़ दे रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2 पायरुविक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? 2 पायरुविक एसिड। याद रखिएगा, ये आपका पहला ऑप्शन है। जो ए लिखा हुआ है वहां पर आपको भरना है पायरुविक एसिड। तो आप ले लेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में, और फिर तो आपका फोर्थ में पायरुविक एसिड है, तो या तो सेकंड सही होगा या फोर्थ। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड मिला। अब आपको पता है कि पायरुविक एसिड जो है ये साइटोप्लाज्म से मूव करके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहां पर अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक डाउन होगा और क्रेब्स साइकिल चलेगा। याद रखिए, जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा? CO2 एंड वाटर। तो फिर सेकंड बी के जगह पे आपको मिलेगा क्रेब्स साइकिल में वाटर एंड CO2। तो पायरुविक एसिड के बाद आप देखेंगे बी ऑप्शन आपको सेकंड में मिल जाएगा, और इसके अलावा फोर्थ में तो मिलेगा नहीं। तो आपका आंसर, अगर आप चाहें तो आगे मैच करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, टाइम बचाइए। आपका सेकंड आंसर हो जाएगा ए पायरुविक एसिड, बी CO2 एंड वाटर, और सी जो है वो लैक्टिक एसिड एंड आपका CO2। आ रही बात समझ में? तो आप इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ, देखिए लिख देता हूँ हालांकि सारा। देखिए पायरुविक एसिड है, तो अगर इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, O2 के प्रेजेंस में, तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या चलने वाला है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलने वाला है? क्रेब्स साइकिल। KC लिख दिया मैंने। अब जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो याद रखो, क्रेब्स साइकिल के लास्ट में CO2 मिलता है, इसका एंड प्रोडक्ट है CO2 इसके साथ। अब उसके बाद CO2 एंड वाटर लिख सकते हैं, चलिए CO2 एंड वाटर ये मिला आपको। फिर उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं कि इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है, तो फिर यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं। अगर ये ईस्ट में हो रहा है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और अगर ये बैक्टीरिया में हो रहा है तो लैक्टिक फर्मेंटेशन होगा। याद रखिए, जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो क्या मिलने वाला है? एथेनॉल, जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और CO2 रिलीज होगा। और अगर बैक्टीरिया में हो रहा है लैक्टेट फर्मेंटेशन तो मिलेगा लैक्टिक एसिड। अब आप ऑप्शन देख लीजिए भाई, यहीं से आंसर मिल जाएगा। फिर आपको सॉल्व भी कर दिया। तो आप देखेंगे ये बी वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? वाटर एंड CO2। और सी में मिल जाएगा आपका, सी वाले ऑप्शन में आपका बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। ये सी हो गया, ये हो गया बी, और आपका डी भी दिया है तो डी हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो है वो ये एथेनॉल एंड CO2 मिला लीजिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद 93 क्वेश्चन नंबर है कि जो मेन प्रोड्यूसर या चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का, वो कौन है? देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको मैंने पढ़ाया सेकंड चैप्टर, उसमें अगर आप देखेंगे मोनेरा किंगडम, फिर मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा की जब बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। प्लांट लाइक में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के होते हैं, क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स में मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। आपको बताया था मैंने कि जो डायटम्स होते हैं ना, वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और मैंने बताया कि समुद्र में कोई बड़े बड़े बरगद के और मैंगो के पेड़ नहीं है यार। उसमें क्या है भाई, उस पानी के ऊपर जो तैरने वाले प्लांट्स है वही तो करते हैं फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो है वो लगभग क्या कहते हैं 70% से ज़्यादा कह सकते हैं, 71% जो है वो एक्वेटिक बॉडीज है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो वहाँ पर है क्या? पानी के ऊपर तैरने वाले प्रिमिटिव कह सकते हो फाइटोप्लैंक्टन। उसमें मेन एग्जांपल क्या है? क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स में भी मेन है क्या है? डाइएटम्स। तो आप आंसर किसके साथ चले जाएंगे भाई? डाइएटम्स के साथ। क्यों?
क्योंकि समुद्र में यही हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और बाकी जितने भी एनिमल्स है उस समुद्र के अंदर इसी केमिकल एनर्जी पे डिपेंड हैं। तो भाई प्रोड्यूसर का काम कौन कर रहा है समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर? क्या बोलेंगे? आंसर क्या जाएगा भाई आपका? डाई एटम्स। क्या लिखूं मैं इसमें? कुछ लिखने वाली बात ही नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94। देखिए 94 भी मैंने आपको बता रखा था, बहुत ही आसान है, फिगर समझाता हूं मैं। ये वहीं से सवाल मिल जाएगा आपको, प्रोटिस्टा से ही मिलेगा। प्रोटिस्टा में ही मैंने अभी बोला आपको कि प्लांट लाइक में दो हैं, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफिलिस। मैं लिख के बताता हूं इस बात को, देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में लिखता हूं 94। 94 में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेल वॉल हैव अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। देखिए मैंने पढ़ाया होगा आपको कि एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम क्यों है डाइनोफ्लैजिलेट्स? नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स इसीलिए है कि एक फ्लैजिला इसके टकले से राइज होता है और दूसरे फ्लैजिला इसके कमर से राइज होता है। बताया था वो क्लास में, घुमरी डांस करता है यार, इतना कई बार, कितनी बार बताया आपको। देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से राइज है और एक ट्रांसवर्स एक्सिस से, और इसके ऊपर ये जो प्लेट लगे हुए, ये जो प्लेट लगे हुए एनसीईआरटी की लाइन है, ये कैसे प्लेट है भाई? ये सेलुलोजिक प्लेट है। तो आपसे वही तो सवाल पूछ रहा है कि सेलुलोजिक प्लेट कहाँ हो सकता है, तो आंसर क्या है यार? डाइनोफ्लैजिलेट्स। आंसर लगाइए डाइनोफ्लैजिलेट्स, एकदम आसान सवाल है। फिर आते हैं नेक्स्ट 95 पे। अगर हम आते हैं 95 पे, तो 95 भी सवाल कहाँ से पूछा गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही पूछा गया सवाल। फंजाई किंगडम से आइए। फंजाई किंगडम में उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप की बात कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए 95 की बात कर रहे हैं, 95 क्वेश्चन नंबर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, आप बताइए ना यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करेंगे तो ये कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? इसमें 3 स्टेप होता है। झुंझुना वाला सवाल है, कितना आसान है। अगर ये नहीं लगाते आप पढ़ते क्या, मुझे समझ नहीं आता। देखिए 3 स्टेप है। पहला जो फर्स्ट बात करेंगे हम, पहला सवाल, पहला क्या होगा भाई? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी पहले क्या होगा? प्लाज्मा लेमा, यानी किसका फ्यूजन होने वाला है? प्रोटोप्लाज्म का। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियस आपस में गले मिल जाएंगे, हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोगैमी। क्या हो जाएगा? कैरियोगैमी। और लास्ट में हो जाएगा जाइगोटिक मियोसिस। ये 3 स्टेप में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आपको मैंने बताया था जाइगोटिक मियोसिस 2 जगह होता है, एक कहाँ हो जाएगा? एल्गी में, और दूसरा हो जाएगा फंजाई में। जहां पर भी जाइगोटिक मियोसिस होगा, इससे पहले अभी सवाल आया था नेक्स्ट टेस्ट में, कई लोग परेशान थे कि फंजाई कैसे थाइलॉइड बॉडी लिख सकता है। यार देखिए जहां पर भी जाइगोटिक मियोसिस होगा वहां एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जहां एम्ब्रियो नहीं बनेगा वहां डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जहां डिफरेंशिएशन नहीं होगा वहां की बॉडी थैलस लाइक होगी, वहां कोई रूट स्टेम लीफ नहीं दिखेगा। अगर वो फंजाई में भी हो रहा है तो फंजाई की बॉडी पूरा चारों तरफ से थैलस लाइक होगी, इसलिए फंजाई को भी बोलते हैं थैलॉइड। थैलॉइड बोलने का मेन मतलब ये है कि वहां जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या नहीं हुआ? डिफरेंशिएशन। तो याद रखो, वही बात कर रहा हूं, जाइगोटिक मियोसिस पूछा है। पहला स्टेप क्या है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो आंसर देखो क्या है भाई? प्लाज्मोगैमी। तो आपका आंसर जाएगा प्लाज्मोगैमी। अगर इसको मैं फिगर से दिखाना चाहूं तो देखिए, अगर ये मैंने बनाया होगा कॉपी में कि ये 2 सोमैटिक हाइफी एक पास आते हैं अपोजिट स्ट्रैंड के, इनका 2 सेल देखिए मैंने बताया था ऐसे बल्ज आउट करता है, फिर ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करते हैं, फिर यहाँ पर इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? फ्यूज कर जाता है और एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाता है भाई? इनका दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जैसे ही हो जाता है फिर क्या दिखेगा आपको? ये दोनों हाइफी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहां बन जाएगा एक डिप्लॉयड जाइगोट। इस डिप्लॉयड जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होगा और बन जाएंगे सेक्सुअल स्पोर्स। तो आपको क्या बताया यार? पहला स्टेप ये देखो, ये पहला फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, सेकंड हो गया आपका क्या कहते हैं? कैरियोगैमी, और थर्ड आपका हो गया जाइगोटिक मियोसिस जिससे बने सेक्सुअल स्पोर्स। तो याद रखिए इस बात को। चलिए आंसर आपका जाएगा प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट 96 पे आ जाते हैं। 96 क्या है भाई? देखते हैं 96 क्या लिखता हूं मैं। देखो अगर 96 की बात कर रहे हैं हम तो 96 में सीधा सा सवाल पूछा, कुछ सवाल ही नहीं इसमें यार। इसमें पूछा गया सवाल कि एल्गीन एंड कैरागीन हाइड्रोकोलोइड्स आर ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम।
एल्गीन और कैरागीन एक हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड बताया था, हाइड्रो मतलब पानी, क्लोराइड मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। यानी आप बताइए कि हाइड्रोक्लोराइड मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा कहाँ हो सकता है? आपको बताया था ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी का सेल वॉल में एल्गीन होता है और रेड एल्गी में कैरागीन होता है। तो आपका जो आंसर होगा 96 का वो होगा ब्राउन एंड रेड एल्गी। यानी 96 सेकंड क्वेश्चन है आपका, 96 का सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई? एल्गीन। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये सेकंड में होगा एल्गीन, एल्गीन एंड कैरागीन। एल्गीन और कैरागीन होगा इसका आंसर। एल्गीन और कैरागीन पूछा ना, कैरागीन, कैरागीन। देखिए यहाँ पे एल्गीन जो है ये ब्राउन एल्गी में होगा, ये लिख दिया, और कैरागीन जो है वो रेड एल्गी में होगा। ऐसा ऑप्शन सेकंड है, तो सेकंड आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट पे, चलो। इसके बाद जो है साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है यार। साइनोबैक्टीरिया कितना सुंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं, इसमें 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा पेपर में। साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आपको एनसीईआरटी की लाइन अगर नहीं आती है, जीवन भर पढ़ते रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए लाइन छपा हुआ एनसीईआरटी का पेपर में, साइनोबैक्टीरिया मोस्टली मल्टीसेलर। एक बात बताओ, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है और मोनेरा किंगडम यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स हैं। तो यहाँ मोस्टली अगर मल्टीसेलर लिखा है तो ऐसा ही गलत है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, ऑल्सो रिफर टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। सब लोग जानते हैं यार कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये बताया भी बात होगा पहले कि एल्गी के 4 क्लास थे, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बाद में साइनोफाइसी को निकाल के मोनेरा किंगडम में रख दिया गया और उन्हीं का नाम रखा गया साइनोबैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे और वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो याद रखिए इस बात को कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। भाई बी वाला स्टेटमेंट सही है। सी क्या पूछा गया? फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल। भाई ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, पानी में दोनों तरह के पानी में पाए जा सकते हैं। नदियों के पानी में पाए जाएंगे, समुद्र में भी पाए जाएंगे। नदियों के पानी में पाया जाता है मतलब फ्रेश वाटर, और समुद्र में पाया जाता है मतलब मरीन वाटर, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो भाई ये सी, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। यानी 97 का ऑप्शन जो है वो बी एंड सी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और ये फाउंड इन, लिख के बता रहा हूं मैं, फाउंड इन कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये एक्वेटिक हो सकते हैं। इतना रिस्पेक्ट के साथ कॉपी में लिखवाया है, जितना कॉपी में इज्जत दिया है मैंने, आप इज्जत देते एक सवाल गलत नहीं होगा। आप देखिए कॉपी खोल के कभी। एक्वेटिक जो है ये 2 तरह के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और दूसरे क्या भाई? मरीन वाटर। तो ये दोनों तरह के वाटर में पाए जाते हैं, फाउंड इन। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो ये बताइए, यही तो दिया हुआ है। और दूसरी बात, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मल्टी सेलुलर। तो एक बात बताइए, पहला कैसे गलत हो जाएगा? वैसे कह रहे पहला कैसे सही हो जाएगा? तो पहला गलत है, बी वाला सही है, और ये जो बात लिखी है ये सी के लिए लिखी है, तो बी एंड सी सही है। आ रही बात समझ में? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 98 की बात कर रहा है, याद रखो 98 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा है और वो टेरिडोफाइटा के बारे में बात कर रहा है। एक बात बताइए, मैंने कितनी बात बताई आपको कि पूरे किंगडम प्लांटिया को 5 किंगडम में 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा के 2 ग्रुप हैं, लीवर। टेरिडोफाइटा के 2 ग्रुप हैं, एक आपका फर्न और दूसरा हॉस्टल। तो ये झुंझुना वाला सवाल है यार, एक लाइन का आंसर है इसमें। आप पूछा गया टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं, पहला लाइन एनसीईआरटी का, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं तो बता दो ना यार, क्या आते हैं? रुला दे रहे हो तुम लोग एकदम। फर्न और क्या है भाई? क्या आता है भाई? हॉस्टल। ये दोनों आंसर। अब जो भी आंसर मिला लीजिए, फर्न हॉस्टल कहाँ लिखा हुआ है, किसमें ये बात? ये आपका है थर्ड, तो 98 का थर्ड ऑप्शन होगा। अब है 99, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए 99 क्वेश्चन नंबर में क्या देखना है? देखिए 99 में पूछा गया है प्लोइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो आंसर नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने जो बताया था आपको, जो भी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म का बताया था, वहां से आप खूब आराम से लगा सकते हैं। मैंने उस समय बताया भी होगा कि प्लोइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म। एक बात समझिए, मैं कह रहा हूं, देखिए कई लोग इतना बकलोल होते हैं कि वो हमेशा एक ही बात सोचते हैं।
आप क्या कर रहे होंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में सोच रहे होंगे, यार एंजियोस्पर्म अलग ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म अलग ग्रुप है। आप समझ रहे होंगे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जब एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, और आप 3 आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म अलग ग्रुप है ना यार, जिम्नोस्पर्म में अलग ग्रुप है तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। जब उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। आपको मैंने बताया होगा अगर कॉपी खोलेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है। किससे बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब गैमेट से बना हुआ है, और गैमेट्स बना हुआ मतलब मियोसिस हुआ होगा, और अगर मियोसिस हुआ है तो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा है वो खुद ही हैप्लॉइड होगा। तो आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का जो प्लॉइडी है जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का, वो एन होता है। क्या होता है? एन होता है। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा? तो डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखिए फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप होता है, और मैं कह रहा हूं कि फीमेल गैमेटोफाइट यार हैप्लॉइड है, तो एंडोस्पर्म का होगा, पगला भी बता देगा यार, एंडोस्पर्म क्या होगा? एन। क्या होगा? एन। तो आंसर लगाइए। चलिए इसका 99 का आंसर होगा एन। एन दिया 4 में, तो 4th ऑप्शन लगा लो 99 का। चलो जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो है 100 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की जब बात कर रहे हैं ना, तो यहां जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आपको मैंने टेरिडोफाइटा में क्या कहा था? एल्गी से पहले भी आप कहेंगे जब स्पोर्स लगभग एक ही तरह के होते हैं। टेरिडोफाइटा में मोस्टली स्पोर्स क्या होते हैं? एक तरह के होते हैं, यानी सारे स्पोर्स सेम साइज के होते हैं, उनको होमोस्पोरस बोलते हैं। दो आपको एग्जाम्पल मिलता है टेरिडोफाइटा में, एक आपका साल्विनिया और दूसरा स्लेजिनेला। इन दोनों में हेट्रोस्पोरी डेवलप हो गई, और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या? सीड इवोल्यूशन का। फिर मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइटा में सीड भले नहीं बना, लेकिन सीड बनने की शुरुआत हो गई। आप टेरिडोफाइटा के बाद जब आप जाते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जिम्नो और एंजियो ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्यों? टेरिडोफाइटा में मोस्टली तो होमोस्पोरस हैं। कुछ 2 एग्जाम्पल्स जो आपको मैंने याद करा रखा है, स्लेजिनेला और साल्विनिया, ये हेट्रोस्पोरस है। तो स्लेजिनेला, अब टेरिडोफाइटा में भी कुछ हेट्रोस्पोरस मिल गए, जिम्नोस्पर्म पूरे हेट्रोस्पोरस है, और एंजियोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस है। आप बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आगे सीड बनने वाला है, और बिना हेट्रोस्पोरी के सीड नहीं बन सकता। तो याद रखो कि जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस। अब मैं कह रहा हूं हेट्रोस्पोरस है, मतलब क्या इसका? हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है यार? स्पोरस मतलब स्पोर, स्पोरस मतलब क्या? स्पोर। और हेट्रो मतलब क्या? हेट्रो मतलब क्या? एक जैसा नहीं, अलग अलग जैसा यार। हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी ऐसा प्लांट जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हो। यानी मेल, अगर मैं कहूं मेल स्पोर की साइज छोटी होती है और फीमेल स्पोर की साइज बड़ी होती है, तो याद रखो ऐसा अगर हो रहा है तो बोलेंगे प्लांट हेट्रोस्पोरस है, और ऐसा आपको दिख सकता है जिम्नोस्पर्म में। तो आंसर आ जाइए, आंसर जाएंगे ए क्या होगा? हेट्रोस्पोरस। और स्पोर्स कैसे होंगे भाई? स्पोर्स तो हैप्लॉइड ही होता है, तो आप 3rd वाला आंसर लगाए, 100 का 3rd हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 101 की बात कर रहे हैं भाई। 101 में क्या पूछा गया आपसे? 101 में क्या पूछा गया देखिए 101 में पूछा गया है आपसे कि सेलेक्ट द सेकंड लार्ज, ये तो क्या बताऊं मैं यार। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, टोटल फाइलम कितने हैं? 11। पहला पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का। कौन है भाई? मोलस्का। तो इसमें आंसर है मोलस्का। आंसर क्या है? मोलस्का। कौन नहीं बता पाएगा यार? सब बता देंगे। चलिए मोलस्का। अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 101 के बाद एक फिगर दिया हुआ है। देखिए एक फिगर दिया हुआ, बात करता हूं मैं इसको, बात करते। देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है, मैं एक बात बता दूं। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल में सला है। ये इसका स्टोमा है, ये स्टोमा है,
ये क्या है भाई, ये है ग्रेना, ये क्या है ग्रेना। अगर मैं कहूं कि इसमें से किसी एक, ये देखिए, ये भी ग्रेना है, ये ग्रेना है, ये स्टोमल थैलाक्वाइड है। मैं किसी एक ग्रेना का फिगर, ये ग्रेनल थैलाक्वाइड है, ग्रेनल थैलाक्वाइड का फिगर बना रहा हूं मैं, इस ग्रेनल थैलाक्वाइड का। जब मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो ये ल्यूमेन होता है, ये हो जाएगा ल्यूमेन। और इसके बाहर क्या, ये स्ट्रोमा, इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है। फिर क्या पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया ए बी, और ये क्या भाई, ये तो ये ग्रेनल मेम्ब्रेन है, ग्रेनल थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन बोलिए इसको, चलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। देखिए थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है इसको बोलेंगे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। अब याद कर लो ना, इस ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ए वाला, ए थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन लगा लीजिए। उसके बाद बी क्या पूछा, बी ल्यूमेन, बी ल्यूमेन। और फिर आपका सी क्या पूछ रहा, सी स्टोमा। तो अब ए जे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के साथ कहाँ गया आंसर, ए थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, बी ल्यूमेन और सी सेकंड आंसर होगा। 102 का आंसर क्या है, 102। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 102। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, इसका आंसर है सेकंड। चलो इसका आंसर है सेकंड, 102 का आंसर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 आते हैं, बात कर लेते हैं। 103 एनिमल किंगडम का सवाल है यार, पॉरीफेरा का सवाल है, किसका है, एनिमल किंगडम पॉरीफेरा। सवाल क्या पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन स्पॉन्जेस एक्सेप्ट। स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं, कॉमनली नोन एज पॉरीफेरंस को बोलते हैं, पॉरीफेरंस को बोलते हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बोलते हैं पॉरीफेरंस को, पॉरीफेरंस, पॉरीफेरंस, पॉरीफेरंस किस फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। कुछ बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट पॉरीफेरा में आते हैं। चलिए पॉरीफेरा में आते हैं, क्या भाई इसमें कॉनोसाइट्स, देखिए कॉनोसाइट्स इज द यूनिक फीचर ऑफ क्या, कॉनोसाइट्स इज द यूनिक सेल्स, कह सकते हैं यूनिक सेल्स ऑफ क्या, पॉरीफेरंस। इसी को बोलते हैं कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल। क्या बोलते हैं इसको, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल, इसको बोलते हैं कॉलर फ्लैजिलेटेड, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब बात करते हैं कॉनोसाइट्स के बाद, क्या भाई कॉनोसाइट्स के बाद है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर ये दोनों मिलकर स्केलेटन बनाते हैं स्पंज का। इसके बाद क्या है, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। याद रखिएगा कि पॉरीफेरंस पानी में ही रहते हैं, दोनों तरह के वाटर में रह सकते हैं। मोस्टली क्या है, मोस्टली ये पाए जाते हैं, मोस्टली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में। कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर वाले का नाम ही है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। तो आंसर अगर आपको देखना भाई, तो आंसर क्या बता सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बच गया भागा चौथा, वही होगा, कर लो चौथा क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक। अरे यार डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ट्रैक कहाँ से हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो होता है लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट होता है। तो 103 का आंसर है फोर्थ, इसका फोर्थ आंसर होगा। चलो अब बात करेंगे फ्लैटवर्म, 105 का आंसर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लैटवर्म की, 105 का आंसर देखना हमको, तो इसमें फ्लैटवर्म की बात कर रहा है। फ्लैटवर्म की जब हम बात करते हैं तो फ्लैटवर्म्स कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लैटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। अब बाकी देख लेते हैं हम लोग, कोई दर्द ही नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्थीज कैसा होता है भाई, सब लोग जानते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों जर्म लेयर होगा,
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। पहला फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है प्लैटिहेल्मिन्थेस। अब पहली बार मीजोडर्म बना तब तक फट ही जाए, पहले बार बाबू होगा तो उसको भेज देंगे WWE में, जाओ लड़ाओ दो, हड्डी उड्डी टूट जाएगा बेटा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार बना, मीजोडर्म बना तब तक फाड़ेंगे नहीं, अभी बाद में फटेगा। इसका मतलब इसमें सीलोम एब्सेंट होगा। सीलोम क्या होगा? एब्सेंट। यानी जब तक ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है उसी को सीलोम कहते हैं। मुंह के कैविटी को सीलोम नहीं बोल देंगे क्योंकि वो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से नहीं बना है। तो सीलोम एब्सेंट होगा यानी ए सीलोमेट है। तो आंसर क्या चले जाएंगे भाई? आंसर जो आपका होगा 105 का ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट, यानी 105 का आंसर सेकंड। 105 का आंसर है सेकंड आंसर है, लगा लो टिक। चलो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा पढ़ाया मैंने आपको, देखिए रटवा दिया था क्लास में ही, लेकिन अगर ना पढ़े तो कोई क्या कर सकता है। देखिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करेंगे तो ऐसे इंसेक्ट जिससे पैसा कमा सकते हैं यार। मैंने 3 एग्जाम्पल बताया था। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, आंसर भी लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 106, बड़ा इज्जत से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एपिस दिया हुआ है, जीनस है किसका? बीस का, हनी बीस। तो ये बताओ कि हनी से पैसा नहीं कमाते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ये। दूसरा बॉम्बेक्स मोराई दिया हुआ है, बॉम्बेक्स बस लिखा हुआ है, मोराई मैं बोल रहा हूँ, इसका स्पीसीज है। इसी को सिल्क वर्म बोलते हैं भाई। तो ये बताओ ना, सिल्क वर्म, सिल्क से पैसा नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। क्या दर्द है यार, सोचिए तो, थोड़ा दिमाग लगाइए, टकला खाली एकदम। देखिए दूसरी बात क्या है, लैसिफर लैक इंसेक्ट, लैसिफर लैक, इससे भी कुछ कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, लैक इंसेक्ट। तो ये तीनों से पैसा कमाया जा सकता है यार, तो तीनों पैसा कमाया जा सकता है। इसका मतलब तीनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, जिसमें ऑप्शन एपिस, बॉम्बेक्स और लैसिफर होगा, वही वाला क्या होगा? सही होगा। वो वाला आंसर है आपका सेकंड, यानी आपका आंसर 106 का आंसर है सेकंड। इसका आंसर है सेकंड, लगा लो टिक। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 107 की बात कर रहे हैं। चलिए 107 में बात क्या हुआ है कि द इनर लाइनिंग ऑफ पेरिकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। अच्छा देखिए मैं आपको 2-3 जगह ये बात, 2 जगह तो बताया यार डेफिनेटली। एक जगह मैंने आपको बताया मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दोनों जगह ये फिगर बना रखा होगा, दोनों जगह कॉपी में लिखी होगी, फिर भी नहीं लगाते हैं। और पता नहीं क्या सोचते हैं यार, जब तक आप कॉपी पढ़ेंगे नहीं 10 बार, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, लगा थोड़ी ना पाएंगे। तो 2-2 जगह ये बात लिखी हुई होगी, और देखिएगा कि लिखी है कि नहीं, चेक करके देख लीजिए। ये वॉल ऑफ ओवरी है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। वॉल ऑफ ओवरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प ऐसे ही लिखवा रखा होगा एकदम, पेरिकार्प। और पेरिकार्प जिसमें डिफरेंशिएट करता है, जहां डिफरेंशिएट करता है वहां मलाई वाला फ्रूट बनता है, खाओ मलाई, उसको बोलते हैं फ्लैसी फ्रूट। और जहां डिफरेंशिएट नहीं करता, नॉट डिफरेंशिएट, वहां सूखा फल बनता है जिसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, रसे नहीं है उसमें। अब फ्लैसी फ्रूट का एग्जांपल है, मान लो मैंगो। मैंगो, इस मैंगो का फिगर बनाओ ना, तो जो छिलका छिलके फेंक देते हैं उसको बोलते हैं इपीकार्प। ये नॉन एडिबल पार्ट होता है। और जो सीड के ऊपर जो बहुत हार्ड पार्ट होता है इसको एंडोकार्प बोलते हैं। कई लोग ऐसा खाते हैं कि गुठली भी नहीं छोड़ते हैं। इसके बाहर देखिए जो बीच में मलाई दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इपीकार्प, एंडोकार्प, बीच वाला जो है मीजोकार्प। तो अगर कोई पूछे कि मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल है, तो याद रखिए ना इपीकार्प छिलका है तो खाएंगे नहीं, एंडोकार्प गुठली वाला पार्ट है, तो बचा मीजोकार्प, यही एडिबल है। अब सवाल ये है कि पेरिकार्प यानी ओवरी के वॉल का जो इनर लेयर है वो एंडोकार्प है, और कह रहा है इनर लेयर हार्ड है। तो मैंगो का भी इनर लेयर हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे फ्रूट जिनका इनर लेयर हार्ड है उसको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। और ये फिगर आपको याद रखिएगा 2 जगह, एक जगह तो फिगर दिया हुआ मार्फोलॉजी में मैंगो का, और एक जगह और पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ड्रूप फ्रूट किसको बोलते हैं? यानी सवाल पूछा है कि जिसका पेरिकार्प का इनर लेयर हार्ड है, मतलब एंडोकार्प, उसको क्या बोलेंगे? ड्रूप फ्रूट। ऐसा हो सकता है मैंगो और कोकोनट में। लगा लीजिए आंसर, ड्रूप वाला आंसर कहां दिया हुआ इसमें?
तो आप बात करेंगे तो 107 का जो आंसर है फर्स्ट, ड्रूप लिखा हुआ लगाइए, क्या दिक्कत है इसमें, यानी 107 का बहुत कुछ बता दिया आपको इसमें, इसका आंसर है फर्स्ट ड्रूप फ्रूट। चलो अब क्या बात कर सकते हैं, अब जो बात करते हैं वो, हाँ सवाल ये पूछा है इन विच द फॉलोइंग सेल्स, लिविंग सेल की बात कर रहा है, डज द न्यूक्लियस डिसअपियर एट मैच्योरिटी। आपको जब मैं फ्लोएम पढ़ा रहा था तो फ्लोएम में जब बात करते हैं ना तो फ्लोएम के का एक सेल डेड होता है, फ्लोएम फाइबर, और बाकी तीनों सेल लिविंग होते हैं। कौन कौन भाई, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जब मैं सीव ट्यूब का फिगर बनाए होंगे तो सीव ट्यूब किससे मिला है, मिलके बना है सीव सेल से, और सीव सेल जो है ना इसमें केवल प्रोटोप्लाज्म होता है, मैच्योरिटी पे इसका न्यूक्लियस क्या होता है याद रखिएगा, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस आपको पता है कि ब्रेन ऑफ द सेल है, सेल का ब्रेन है। अब आदमी के पास दिमागे नहीं रहता, आदमी पगला जाएगा, तो इसके पास भी अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये भी पगला जाएगा। तो याद रखिएगा नेचर ने बगल में क्या लटका दिया है, झुनझुना, उसी का नाम है कंपेनियन सेल। नाम क्या है, कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो कंट्रोल करता है सीव सेल्स को। बीच में दरवाजा लगा हुआ है, बिना दरवाजे का कैसे बगल वाले कमरे को कंट्रोल कर पाएंगे। तो याद रखिए दरवाजे का नाम है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, उसी को पिटफील्ड बोलते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि किस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कंपेनियन सेल सीव सेल को कंट्रोल कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो आंसर सीव सेल जाएगा। देख लीजिए सीव सेल या फिर सीव ट्यूब, दोनों दिया लगाएंगे। तो 108 का आंसर है सीव ट्यूब। 108 का आंसर है ये जो दिया हुआ यहां से लेकर यहां तक मैंने बना दिया, ये है भाई सीव ट्यूब। लगाओ इसको आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। अगर इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर द वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन, आपको याद है सुबेरीन एंडोडर्मिस होती है जो रूट की, उस एंडोडर्मिस में सुबेरीन का डिपोजिशन होता है, और सुबेरीन जो है वो वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल। एनसीईआरटी की लाइन है, लगाइए। 109 का जो आंसर है वो है सुबेरीन, थर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक 111 का अच्छा सवाल है, फिगर एनसीईआरटी का। ये मैंने आपको बताया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, लगा बताता हूँ मैं, अच्छा लगेगा इसको बताने में। देखिए इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फिगर दिया हो, देखो बताता हूँ मैं, कई बार होता है। 111 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख सकते हैं। मैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं बनाऊंगा यार, 4 बार तो क्या डबल मेम्ब्रेन बनाऊं मैं। ये है ग्रेना, इस ग्रेना में एक को निकालता हूं मैं बाहर। ये है क्या अपना, ये है आपका थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लगे हुए फोटो सिस्टम PS1 और PS2। पहले मान लो ये PS2 है, PS2 जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ वो PS1, जो सेकंड डिस्कवर हुआ वो PS2। ये जो फोटो सिस्टम है इसके अंदर दो चीजें होती है, बताया था आपको, 3 चीजें कह सकते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा एंजाइम। तीसरा होता क्या है, इसके ऊपर जब सन की लाइट आती है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो यहां इसके अंदर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, FES एक्सेप्ट करता है। फिर ये जो चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इससे आगे की तरफ ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। याद रखिए इस बात को कि इसमें फिगर में आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो इसको कौन रिसीव करता है, FES, और यह है क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। का आंसर क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कितनी बार बताया यार, कितनी बार ये बात बताई होगी। तो 111 का आंसर है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आपके बुक में, आपके पेपर में लिखा है प्राइमरी एक्सेप्टर, तो आंसर वही होगा प्राइमरी एक्सेप्टर। 111 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। लगा इसको। अब जो है प्लांट सेल की बात कर रहा है भाई, प्लांट सेल में वैक्यूल की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक प्लांट सेल है, मान लो ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में ये वैक्यूल है। आपको याद है कि मैक्सिमम जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है ना वो कौन कवर करता है, वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर, इस प्लांट सेल के वैक्यूल का नाम ही है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल नाम रखने से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। सैप का मतलब क्या होता है, सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल। वाटर प्लस मिनरल यानी ऐसा लिक्विड जिसमें मिनरल के साथ, पानी के साथ मिनरल मिला हुआ हो, ऐसे लिक्विड को सैप बोलते हैं। शरबत का काम कर रहा है ये।
अब याद रखिएगा, वैक्यूल का मतलब ये कि जो सैप को रिस्टोर कर रहा है, तो ऐसे वैक्यूल को सैप वैक्यूल बोलते हैं। तो ये दो चीजें तो होंगी, एक्सेस वाटर और मिनरल। इसके अलावा एक और बात दी होगी इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि जो भी वेस्टेज हैं, मतलब और भी चीजें जो सेल में यूज नहीं होती है, वो सब भी वैक्यूल में आके स्टोर हो जाती हैं। तो आप आंसर यहाँ पे जाएंगे, सेकंड आंसर में वाटर, सैप और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो होगा ही, और मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल्स, मेटाबॉलिक गैसेज नहीं होते इसके अंदर। तो आपका आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट वन, यानी 112 का आंसर है फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट 114 की बात कर लेते हैं, चलिए 114। देखिए 114 में क्या पूछा गया आपसे, वो सवाल पूछा गया यार, बहुत ही आसान सवाल है, सेल वाला सवाल है। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप। अगर याद रखिएगा ये सेंट्रोमियर सेंटर में है और क्रोमोसोम के दोनों आर्म जो है, एक क्रोमैटिड्स के दोनों आर्म इक्वल है, ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ऐसे को बोलते हैं मेटासेंट्रिक, याद रखिए। अगर एक आर्म थोड़ा क्या है, एक आर्म थोड़ा याद रखिएगा छोटा है, दूसरा आर्म थोड़ा बड़ा है, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक पूरा लिख सकते हैं। और एक आर्म जो है वो बहुत ही छोटा है, दूसरा आर्म बहुत ही बड़ा है, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और याद रखिएगा अगर ये सेंट्रोमियर टिप पे पहुंच गया, तो याद रखिएगा टिप पे पहुंच गया, तो टिप का मतलब होता है सिरे पे, अंतिम सिरे पे पहुंच गया, तो अंतिम को लैटिन में टीलो बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे इसको? टीलोसेंट्रिक। तो याद रखिएगा सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल को देखिए, बहुत ही आसान है। द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। तो यहाँ देखिए ना आपको, एक्रोसेंट्रिक में एक एंड बहुत एक्सट्रीम छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है, तो आपका आंसर होगा किस टाइप का क्रोमोसोम है ये? एक्रोसेंट्रिक। तो आंसर है एक्रोसेंट्रिक। आप जाएंगे किस आंसर के साथ? 114 का आंसर है आपका फोर्थ, एक्रोसेंट्रिक। फिर बात कर सकते हैं फ्रेगमोप्लास्ट की, बात कर रहा था 100, कई लोग सवाल ये भेजे भी है हमको 118। देखिए समझिए यार, कुछ है ना इसमें, इस सवाल की बात करेंगे 118 में। तो आप देखिए फ्रेगमोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। देखिए कई लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, कई बार मैंने बताया कि याद रखिए इस बात को कि सेल डिवीजन, जैसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है माइटोसिस में, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो एक बात याद रखिएगा, बोलते ऐसे है कैरियोकाइनेसिस पहले भले स्टार्ट होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ में ही कंप्लीट होता है। स्टार्ट पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद होता है। जब सेल टेलोफेज में होता है, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ एनोफेज, एनाफेज, तभी साइटोकाइनेसिस का काम धाम स्टार्ट हो जाता है। और टेलोफेज जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया और साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया। तो याद रखिएगा सवाल आपसे पूछा गया है द फ्रेगमोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। याद रखिए जैसे ही एनाफेज होगा, एनाफेज कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स के तरफ क्या होते हैं? मूव कर जाते हैं। और वहां जाके अब क्या होने वाले हैं? इनका स्पिंडल फाइबर तो खींच के ला दिया भाई अपोजिट पोल के तरफ। अब ये स्पिंडल फाइबर टूट के और सेंटर में आके अरेंज होने लगता है और क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं। बोलते हैं कि क्या खत्म हो गया? एनाफेज खत्म हो गया और टेलोफेज शुरू हो गया। टेलोफेज जब शुरू होता है तो यही जो टूटे हुए स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं और बनाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बनाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट जब बनता है तभी प्लांट में सेल प्लेट बनता है, और जब सेल प्लेट बनता है तभी मिडिल लैमेला बनता है, और जब मिडिल लैमेला बनता है तो प्लांट का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा यानी टेलोफेज के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही क्या बन जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। लगभग मैक्सिमम लोगों ने आंसर लगाया होगा एट द एंड ऑफ टेलोफेज, नहीं यार, एट द बिगिनिंग ऑफ क्या है? टेलोफेज। आपका आंसर 118 का जो आंसर है वो आपका होगा थर्ड, एट द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज। तो आंसर लगाएंगे 118 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा थर्ड। याद रखिए इस बात को, थर्ड। अब बात कर सकते हैं, देखिए
पूछा गया है 124 है। कुछ क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया गया सर के द्वारा, बाकी जो बचा हुआ वो मैं कर दे रहा हूँ। 124 की बात कर रहे हैं। 24 में बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, कह रहा है ना ऑटोगैमी और जिटनोगैमी किस में प्रिवेंट होंगे। यार मैं आपको बताया ऑटोगैमी कब हो सकता है। ऑटोगैमी तब होता है, अगर 124 की बात करें, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तब ऑटोगैमी होगा। मैंने 3 केस बना के पढ़ाया था यार, इतना इज्जत के साथ। आप अगर उस बात को याद रखते तो माइक्रो सेकंड का सवाल है ये। बाइसेक्सुअल अगर ऑटोगैमी होगा तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी ऑटोगैमी हो पाएगा। जिटनोगैमी का केस क्या है? जिटनोगैमी के केस में फ्लावर बाइसेक्सुअल हो तब भी जिटनोगैमी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो बट प्लांट बाइसेक्सुअल हो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट जो है ना, ये प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए तब हो पाएगा। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो तब नहीं हो पाएगा। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि कौन इन दोनों को प्रिवेंट करेगा, तो आगे आंसर भाई कौन प्रिवेंट करेगा, जब प्लांट ही क्या हो, प्लांट ही अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए मोनोसियस प्लांट मतलब दोनों पर है, नहीं होगा। कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर तो खुलेगा तो फिर जिटनोगैमी होगा। मलबेरी, डेट पाम, प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये वाला आंसर हो सकता है। डेट पाम, पपाया, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यार, पपीता जो है और खजूर, ये दोनों जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और जब ये दोनों यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो भाई इसमें क्या होने वाला है, सिर्फ सिर्फ होगा क्या कहते हैं जिनोगैमी, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो आंसर आपका 124, आप थर्ड के साथ जा सकते हैं, आपका आंसर थर्ड होगा। फिर एक फिगर दिया है 125, सीड का फिगर, एनसीईआरटी का प्रिंटेड फिगर है आपका, देखिए ना 125 का। 125 में क्या मामला है, ये फिगर बनाया हुआ सीड का, कितनी बार मैंने बताया, और यहां दिया होगा, ये देखिए ये हाइलम है, ये हाइलम है। हाइलम के ऊपर ये क्या होता है, एक पोर होता है जहां से गैसेस एक्सचेंज करता रहता है, जो अंदर सीड का बाबू अंदर बैठा हुआ है एम्ब्रियो, ये गैसेस एक्सचेंज करता हुआ है। तो याद रखिए ए हाइलम है, हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल है, इसी में कंफ्यूज रहता है यार। तो और सी जो सीड का कवरिंग है वो उसको क्या बोलते हैं, सीड की कवरिंग को सीड कोट बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब इसमें हम देख लेते हैं भाई, ए के जगह पर क्या है हाइलम, बी के जगह पर क्या है भाई माइक्रोपाइल, सी के जगह पर क्या है सीड कोट। आंसर लगा लीजिए, क्या दर्द है, चलिए आंसर लगाते रहिए। पूछा है हाउ मेनी गैमेट टेक पार्ट इन द डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं यार। डबल फर्टिलाइजेशन में एक बार ट्रिपल फ्यूजन होगा, एक बार सिनगैमी होगा। जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो एक मेल गैमेट इन्वॉल्व, सिनगैमी में भी एक मेल गैमेट्स इन्वॉल्व। तो टोटल कितने मेल गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप बोलेंगे 2। कितने होंगे भाई, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेनी गैमेट्स, हाउ मेनी गैमेट्स, अच्छा टोटल गैमेट्स की बात कर रहा है क्या। जब टोटल गैमेट्स की बात करेंगे तो ऐसे बताएंगे, देखिए 126 में टोटल गैमेट्स की बात कर रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहां। मान लीजिए ट्रिपल फ्यूजन होगा और प्लस क्या है सिनगैमी। तो याद रखो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन में क्या केस है, एक मेल गैमेट्स है, एक मेल गैमेट्स है, और दूसरी बात ये है मेल गैमेट्स है, और दूसरी बात ये है कि दो पोलर न्यूक्लियाई। तो याद रखिए ट्रिपल फ्यूजन में एक गैमेट्स इन्वॉल्व हुआ। सिनगैमी में क्या है, एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा, एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा। तो याद रखिएगा फीमेल गैमेट्स मतलब एक्स सेल। तो यहां टोटल गैमेट्स 2 नहीं लगाएंगे यार, एक तो ट्रिपल फ्यूजन में मिल गया और 2 सिनगैमी में मिल गए, यानी 126 का वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 गैमेट्स दिया होगा। तो इसका 3 गैमेट्स वाला आंसर कौन सा है भाई, 126 में पहला आंसर होगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट होगा, फर्स्ट। 3 गैमेट्स हो जाएंगे टोटल। चलिए अब क्या बात कर सकते हैं भाई, मिलर एक्सपेरिमेंट है, ये तो झुंझुना वाला सवाल है, लगा लेंगे। कुछ लोग इसको भी भेजते भाई 128 वाला, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। 128 मैंने कॉपी में इसको भी बड़ा इज्जत के साथ लिखवाया हुआ है, एनसीईआरटी का फिगर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सवाल है, प्लांट फिजियोलॉजी का, उसी का फिगर प्रिंटेड है बुक में, पेपर में आपके। ये देखिए मैंने कहा था कि आउट ऑफ जब भी एक सेल डिवाइड करे और जब 1 से 2 सेल बनाए
उन दोनों सेल्स में से एक सेल जब डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दे और दूसरा सेल अगेन कीप ऑन डिवाइड, यानी अगेन डिवाइड करता रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ इज कांस्टेंट विथ क्या, टाइम, यानी ग्रोथ टाइम के साथ कांस्टेंट है। और अगर ग्रोथ टाइम के साथ कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा तो ग्रोथ कैसा है, तो अरिथमेटिक ग्रोथ है। तो आंसर लगा लेंगे भाई यहां पर, सच ग्रोथ गिव लीनियर ग्रोथ कर लीनियर बनेगा, सही है। और एग्जाम्पल रूट बताया था कि रूट इलोंगेशन में इस तरह का ग्रोथ होता है, तो इलोंगेशन ऑफ रूट इज एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रोथ, सही है। ग्रोथ रेट इंक्रीज पर यूनिट टाइम, यार ग्रोथ कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो इंक्रीज कैसे होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए है और ये फिगर अर्थमेटिक ग्रोथ का है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 128 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो थर्ड होगा। कई लोग लगा दिए होंगे ऑल और करेक्ट, यार सवाल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, आपका 128 का जो आंसर है वो होगा थर्ड आंसर लगाइए, थर्ड आंसर। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये एक्सिलरी बॉड का फिगर दिया है, एनाटॉमी का फिगर है ये, देखिए 135 एनाटॉमी का ये वाला फिगर दिया हुआ है, ये 10 बार तो बनाया, मार्फोलॉजी में बनाया होगा ये, इस तरह का फिगर ये देखिए ना, एपिकल बर्ड। ये क्या होता है, कोई भी बता देगा, लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया। यहां पे बहुत सारे सेल्स पड़े हुए भाई, ये एपिकल बर्ड, ये क्या होगा, डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और नीचे की तरफ जो है ना, आप याद रखिए जब यहाँ से नया ये क्या कहते हैं, ये लीफ प्राइमोडिया जब नीचे आएगा, याद रखिए लीफ प्राइमोडिया ये, तो इस यहाँ पे क्या छूट जाते हैं, कुछ एपिकल मेरिस्टेम के यानी प्राइमरी मेरिस्टेम पीछे की तरफ छूट जाते हैं, तो ये बनाते हैं एक्सिलरी बॉड। और आपको बताया था कि लीफ प्राइमोडिया हमेशा लीफ बनाता है, और जो एक्सिलरी बॉड है वो कभी लीफ नहीं बनाएगा, वो तो फ्लावर बनाएगा या फिर लैटरल ब्रांच बनाएगा। तो याद रखिए ए तो हो जाएगा लीफ प्राइमोडिया, बी हो जाएगा डिवाइडिंग टिश्यूज और डिवाइडिंग सेल्स कह सकते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सी हो जाएगा एक्सिलरी बॉड। तो आंसर देखते हैं भाई क्या होगा, ए जो हो गया हमारा लीफ प्राइमोडिया, और बी हो गया वही मेरिस्टेम यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम, और हम सी जाएंगे एक्सिलरी बॉड के साथ। और जो डी है, डी क्या है, डिफरेंशिएटेड वास्कुलर बंडल, यानी डी नीचे की तरफ जो दिख रहा है तो सेक्शन में जाइलम और फ्लोएम का वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो जो लास्ट में एनसीईआरटी का फिगर देखेंगे वो है वास्कुलर बंडल, तो डिफरेंशिएटेड वास्कुलर बंडल, यानी आंसर जो इसका जाएगा 135 का, वो आंसर होगा आपका सेकंड। आंसर क्या होगा, सेकंड। चलिए इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, बाकी जो डाउट होगा उसको भी क्लियर किया जाएगा। इतना क्वेश्चन आप देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछिए, और जितना पेपर दिया गया है आज तक कराया गया है, आप देखिएगा जब पेपर आप 4 मई को दे के आएंगे, आप मिलाइएगा पेपर को, कभी सारे क्वेश्चंस वहीं से होंगे, इस बात का यकीन रखिए। हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन बस गलती आपसे यही होती है कि आपको यकीन नहीं आता है और फिर बार बार गलती दोहराते हैं और कई साल यही काम करते हैं। आप जितना पेपर दिया गया उसको रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके उसको पढ़िए, आप देखिए मैक्सिमम सवाल वहीं से होंगे, और अगर कुछ इधर उधर किया भी होगा तो ऑप्शंस को बस घुमा देता है, सवाल वही रहते हैं। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, विश्वास रखिए और काम करिए, इंटरनल पावर को मजबूत रखिए। बात करेंगे, थैंक यू सो मच।